हेलो डियर स्टूडेंट। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 12th का चैप्टर 4 जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस और वेरिएशन को हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और ये किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? हम किसी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, कोई पेरेंट है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म है और उसकी नेक्स्ट जनरेशन में होने वाले इनहेरिटेंस और वेरिएशन को लेकर के बात करते हैं। कोई भी जब हम जेनेटिक बात करते हैं तो कोई भी पेरेंट जो होगा उसका अपने प्रोजेनी के अंदर कितना इनहेरिटेंस है, ठीक है, और कितना वेरिएशन है, उसको हम हेरिडिटी या फिर बोल लीजिए इनहेरिटेंस और वेरिएशन में स्टडी करते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिसको हम जेनेटिक्स में जेनेटिक्स का फादर बोलते हैं, वो कौन थे? तो हमारे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको हम जेनेटिक्स का फादर बोलते हैं, उनका स्टडी में, जेनेटिक्स की स्टडी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही योगदान रहा है। तो मेंडल कौन थे? सबसे पहले हम थोड़ा सा मेंडल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेंडल के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि मेंडल ने बहुत कुछ किया है जेनेटिक्स के लिए। मेंडल एक प्रीस्ट थे, चर्च में प्रीस्ट थे, और उन्होंने पी प्लांट पर अपनी स्टडी की, पी प्लांट पर अपनी स्टडी करी थी 7 ईयर्स तक। उन्होंने 14, ठीक है, 7 तो कैरेक्टर लिए थे, बट उनके ऑल्टरनेट ट्रेट को लिया था 14, यानी कि 14 ट्रेट को उन्होंने लिया था। एक को डोमिनेंट रखा और दूसरे को रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब क्या है? जैसे कि कोई टॉल हाइट वाला है, ठीक है, पी प्लांट में कोई टॉल हाइट वाला प्लांट लिया और उसको ऑल्टरनेट क्या लिया गया? उसका ऑल्टरनेट रिसेसिव यानी कि शॉर्ट हाइट वाला, ठीक है, एडवांस हाइट वाला उसका ऑल्टरनेट लिया गया। तो ऐसे करके मेंडल ने क्या किए थे? 7 कैरेक्टर को लिया था और उनके 7 ही ऑल्टरनेट यानी 14 ट्रेट उन्होंने लिए थे। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया था? उन्होंने जनरेशन टू जनरेशन यानी बहुत जनरेशन तक वो सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। ट्रू ब्रीड ली यानी प्योर, दोनों ही क्या लिए? प्योर ब्रीड ली, प्योर टॉल हाइट वाला और प्योर ड्वार्फ हाइट वाला। उनमें फिर उनके जितने भी जनरेशन आई, ठीक है, जितनी भी जनरेशन आई उनको उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराते गए और रिजल्ट देखे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये इनहेरिटेंस या वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। तो जब भी हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत ज़्यादा आते हैं, और इन आने वाले वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो वो होता है जीन, ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसको हम जीन भी बोलते हैं। अब जब मेंडल स्टडी कर रहे थे तब उनको जीन के बारे में कुछ नहीं पता था, तो उन्होंने इनहेरिटेंस या वेरिएशन जो यूनिट कर रही थी उसको एक डिस्क्रीट यूनिट यानी फैक्टर उन्होंने बोला था। जीन को बहुत बाद में डिस्कवर हुआ था कि इसका नाम जीन रखा जाएगा, पहले हम इसको फैक्टर बोलते थे, ठीक है। तो ये जीन जो है अपनी दो अल्टरनेट फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं? एन। मान लीजिए जैसे कि एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल एक जीन है, बट उस जीन में क्या होगा? उसके दो ऑल्टरनेट होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं? एन। ये होता है हमारा डोमिनेंट एलिट और ये होता है हमारा रिसेसिव एलिट, ठीक है। ये डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये रिसेसिव कैरेक्टर कह लीजिए, रिसेसिव कैरेक्टर के लिए रिसेसिव एलिट रिस्पॉन्सिबल है। तो ये होमोजाइगोटिक कंडीशन में भी हो सकते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकते हैं, या हेटेरोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन कहने का मतलब है दोनों ही एलिट डोमिनेंट या फिर रिसेसिव सेम हो सकते हैं, ये होगी हमारी होमोजाइगस कंडीशन। और एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलिट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगोट कंडीशन। अब यहाँ एक दो टर्म और हैं, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक। ये हमारा क्या होता है? ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल टी या स्मॉल टी से, ये होता है जीनोटाइपिक, ठीक है, जीनोटाइपिक। और जो हमारे मतलब कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इन जीन के एक्सप्रेशन के बाद निकल के आते हैं, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मेंडल ने कुछ लॉ दिए थे, उन्होंने अपनी जो स्टडी करी थी उसके बाद उन्होंने कुछ लॉ दिए। 3 लॉ हम पढ़ते हैं इसको। पहला लॉ हमारा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन्हीं को हम पढ़ते हैं। तो जब हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को पढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि डोमिनेंस, सबसे पहले हम डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम क्या देखते हैं कि जब हम फर्स्ट जनरेशन में पेरेंट पॉपुलेशन, पेरेंट में जो भी हमारे जीनोटाइपिक हैं, ठीक है, पेरेंट हमने लिए और उनका जब हम क्रॉस करवा रहे हैं तो फर्स्ट जनरेशन जो बनेगी, पेरेंट के जो भी हमने जीन लिए उनका गैमेट फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले तो क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद होता है उनमें फ्यूजन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कराया जाता है? फिर फ्यूजन कराया जाता है, प्लांट में पॉलिनेशन उसको बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बाद में होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो दो एलिट बने, दो एलिट का मिक्सचर बना, वो हेटेरोजाइगोट कंडीशन थी, तो उसमें जो पहला कैरेक्टर
एक्सप्रेस हुआ, यानी फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ वो रिसेसिव कैरेक्टर नहीं था, वो था डोमिनेंस कैरेक्टर। यानी कि जो एलील अपने आप को शो करता है, वो शो करने वाला एलील कौन सा था? डोमिनेंट, यानी जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट था। और जिसने रिसेसिव एलील को क्या करते थे, जो रिसेसिव एलील पर अपनी डोमिनेंसी को शो कर रहा था, यानी उसको एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा था। यही हमारा मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बताता है कि जो एलील अपने आप को क्या करे, अपने आप को शो करे, अपने आप को एक्सप्रेस करे, उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस।